गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समस्थानिक, समभारिक, समप्रोटॉनिक, समन्यूट्रॉनिक और आइसोडायाफर्स के बारे में बता दिया था। अब अपन चालू करते हैं परमाणु प्रतिरूप। परमाणु प्रतिरूप जिसे अपन कहते हैं अपनी कॉपी या किसी जो कोई रूप होता है, कोई चेहरा होता है, उसकी कॉपी। और इंग्लिश में यदि अपन बात करें तो प्रतिरूप को इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। जैसे अपन किसी का मॉडल बनाते हैं, मतलब उसका छोटा रूप बनाते हैं। जैसे अपन का ताजमहल जो छोटा सा आता है तो वो उसका मॉडल होता है। तो देखो, परमाणु की संरचना को समझने के लिए कि भाई परमाणु की आकृति कैसी होती है, परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु में क्या क्या पाए जाते हैं, इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत, अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। सबसे पहले देखो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। तो सबसे पहले परमाणु को जानने का प्रयास वैज्ञानिक थॉमसन ने किया। उसने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु की संरचना कैसी हो सकती है, परमाणु के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है। कैसा गोला होता है? धनावेशित गोला होता है। ठीक है, किसने कहा ये धनावेशित गोला? थॉमसन ने कहा। थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और इसमें ऋणावेशित कण बिखरे हुए रहते हैं। ये ऋणावेशित कण इस धनावेशित गोले के भीतर उसी प्रकार से बिखरे रहते हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीज, जैसे तरबूज पूरा रेड कलर का होता है तो उसे अपन धनावेशित भाग मान सकते हैं, और उसके अंदर जो काले काले बीज जगह जगह पर बिखरे हुए रहते हैं उन्हें अपन ऋणावेश मान सकते हैं। प्लम पुडिंग क्यों दिया गया इसका नाम, ये भी मैं बता देता हूँ। प्लम विदेशों में एक फल का नाम होता है और पुडिंग, प्लम एक छोटा सा फल होता है ऐसा, और पुडिंग एक पकवान का नाम होता है। किसका नाम होता है? एक पकवान का नाम होता है। उस पुडिंग नामक पकवान में ये प्लम नामक फल उसी प्रकार से बिखरे रहते हैं जैसे अपन तुलना करें तो मोतीचूर के लड्डू में इलायची के दाने भी कह सकते हैं, तरबूज के अंदर बीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल है जैसे ही उसने बताया ये फेल हो गया, क्योंकि ये अपन ने धनावेशित को प्रोटॉन मान लेते हैं, ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, लेकिन ये न्यूट्रॉनों के बारे में तो कोई जानकारी देता ही नहीं है। दूसरे नंबर पे जो आया था वो आया रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। जो आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। किसका? रदरफोर्ड का। और इसी प्रयोग के कारण नाभिक की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? नाभिक की। इसने क्या किया कि एक सोने की अत्यंत पतली पन्नी ली, कागज से भी पतली, और उस पन्नी पर उसने एल्फा कणों की बौछार कराई। एल्फा कण, एल्फा पर +2 आवेश होता है, ध्यान रखना, मतलब +2 इकाई धनावेश होता है। उसने क्या देखा, जब रदरफोर्ड ने एल्फा कणों की इस पर टक्कर कराई या बौछार कराई तो अधिकांश जो एल्फा कण हैं वो सीधे ही निकल गए। कैसे? सीधे ही निकल गए। ये नंबर 1 था। कैसे निकल गए? वो अधिकांश जो एल्फा कण हैं वो सीधे ही निकल गए। ठीक है, दूसरा देखा कि रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जो कुछ एल्फा कण होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो गए। कुछ जो एल्फा कण हैं वो अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए। कैसे हो गए? अपने मार्ग से विचलित हो गए। ठीक है, तो देखो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था कि सोने की अत्यंत पतली पन्नी ली, स्वर्ण पन्नी है ये, और इस स्वर्ण पन्नी पर उसने एल्फा कणों की बौछार कराई और देखा
कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं और लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था। तीसरा पॉइंट, 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस मार्ग पर गया वो उसी मार्ग पर वापस लौट आया। आपन सोने की पतली पन्नी एक बहुत ही पतली होती है और अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है और अल्फा का जो संकेत है मैं लिख देता हूँ 2 हीलियम 4 + 2। इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 होती है और इसकी मास नंबर 4 होती है और इस पर चार्ज +2 यूनिट होता है। ठीक है ना। इसकी तुलना इससे करें तो इसकी द्रव्यमान संख्या 4 AMU होती है जो इसकी तुलना में काफ़ी भारी होती है। तो उस समय रदरफोर्ड को इतना आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा शौक लगा जैसे मानो तोप से निकला एक 20 किलो का गोला एक पतले कागज से टकराकर वापस लौट आया हो। ये देखकर रदरफोर्ड को बहुत बड़ा शौक लगा था। फिर उसने अपने इन प्रेक्षणों के आधार पर या इस प्रयोग के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष ये थे कि जो अधिकांश जो अल्फा कण जो सीधे निकल जाते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। 90% से ज़्यादा वाला भाग कैसा है? खाली है, अर्थात परमाणु खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला। दूसरा ये था कि कुछ अल्फा कण जो मार्ग से विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण जो मार्ग से विचलित हो गए। और तीसरा ये था कि एक अल्फा कण अपने मार्ग पर लौट आया। तो उसने ये निकाला कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो उसके सेंटर में केंद्रित रहता है। कहाँ पर? सेंटर में। कौन है ये? नाभिक। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का समस्त धनावेश है वो उसके सेंटर में केंद्रित रहता है। जब अल्फा कण उस नाभिक के पास से होकर गुजरे होंगे तो देखो अल्फा पर भी प्लस आवेश है और नाभिक में भी प्लस आवेश है। नाभिक में कौन सा आवेश होता है? प्लस चार्ज। ठीक है। तो जो अल्फा कण नाभिक के पास से होकर गुजरे तो उनमें समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगा होगा और उस प्रतिकर्षण के कारण ये अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि जो अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया उसके बारे में रदरफोर्ड ने कहा था कि ये जो अल्फा कण है वो सीधा नाभिक से टकराया होगा और नाभिक के अंदर समस्त धनावेश केंद्रित रहता है। तो इस पर प्लस आवेश और उसमें उपस्थित समस्त धनावेश दोनों के बीच जबरदस्त प्रतिकर्षण हुआ होगा और उस जबरदस्त प्रतिकर्षण के कारण यह अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। और इसी की वजह से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के ठीक मध्य में उसका समस्त धनावेश केंद्रित रहता है और उस स्थान को, उस भाग को नाभिक कहते हैं। अर्थात इसी प्रयोग से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। याद रखना कितना? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 को फर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मी। तो 1 फर्मी मीटर। और परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉन होता है। परमाणु बड़ा होता है, नाभिक छोटा होता है। अब बात आती है कमियों की। तो कमी नंबर 1 रदरफोर्ड की ये थी कि रदरफोर्ड ने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है और उन वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार चक्कर लगाता रहता है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है ना। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में लगातार चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन भी लगातार करना चाहिए। और जब वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार करता रहेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड इसे नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता। ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया।
दूसरी बात, हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। रेखीय का मतलब उसमें कई प्रकार की रेखाएं पाई जाती है, उसके स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच में स्पेस पाया जाता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा स्पेक्ट्रम रेखीय और सतत और असतत। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी रदरफोर्ड नहीं कर सका। तीसरी बात यह है कि स्टार प्रभाव, जीवांत प्रभाव, इनकी व्याख्या भी रदरफोर्ड नहीं कर सका। ठीक है, इसके बाद अपना आता है रदरफोर्ड के बाद में नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप या नील्स बोर की अवधारणाएं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में अपन कल बताएंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है नील्स बोर। धन्यवाद।